process of finding unknowns by using Newton's laws of motion, NLM. सबसे पहला स्टेप 1, ड्रॉ प्रॉपर फ्री बॉडी डायग्राम। आपके पास जो भी डायग्राम दिया जाए उसका एक प्रॉपर फ्री बॉडी डायग्राम आप बनाएंगे। स्टेप 2, डिसाइड टाइप ऑफ मोशन। मतलब क्या? इक्विलिब्रियम और मोशन। इसका डिसीजन लो कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है कि मोशन में है। इक्विलिब्रियम का मतलब है कि नेट फोर्स 0 और मोशन का मतलब है कि नेट फोर्स इज इक्वल टू ma। तो आप देखो स्टेप 3, if system is in equilibrium, अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो F net is equals to 0। use this to form equations and then find unknowns। उसके बाद unknowns निकालो। स्टेप 4 देखो, if system is in motion, अगर सिस्टम मोशन में है तो F net is equals to ma। use this to form equations and then find unknowns। ये छोटा सा लाइन है, पूरा का पूरा लॉज ऑफ मोशन इसमें अंदर इंक्लूड है। याद रखना, पूरा का पूरा लॉज ऑफ मोशन इसी पे बेस्ड होगा। आपको क्या करना है, जो भी सिस्टम दिया जाएगा पहले आप उसका डायग्राम बनाइए, फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। जितना भी फोर्सेस है उसको प्रॉपर वे से ड्रॉ करके उसको कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करो और फिर चेक करो कि मोशन हो रहा है या इक्विलिब्रियम है। अगर सिस्टम में मोशन हो रहा है तो नेट फोर्स को ma से इक्वेट करके इक्वेशंस बनाओ और सॉल्व करो, और अगर सिस्टम में इक्विलिब्रियम है तो F net को 0 करके इक्वेशंस बनाओ और उसको सॉल्व करो। यही बेसिक है, फंडामेंटल। ठीक है, अब यहाँ पे गौर करना, सारा का सारा न्यूमेरिकल्स पे ध्यान दो, समझो। क्वेश्चन देखो, मान लो जैसे एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। यहाँ थ्रेड बांध के 2 ब्लॉक हैंग कर दिया गया। M1 है 6 kg का और M2 है 4 kg का। ये थ्रेड 1 है, ये थ्रेड 2 है। तुमसे बोला गया दोनों थ्रेड में टेंशन निकालो। बताओ सिस्टम इक्विलिब्रियम में है या मोशन में? बोलो बोलो। चलिए बढ़िया। यहाँ पे देखिए, ऊपर की तरफ T1 लग रहा है, नीचे की तरफ T2 लग रहा है, ऊपर की तरफ T2 लग रहा है। और बोलिए, क्या नीचे की तरफ M1G लग रहा है और यहाँ पे नीचे की तरफ M2G लग रहा है? बोलो बोलो। सही है? Yes, sir. अब आप सोचिए कि बिकॉज
फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ M1, आप M1 के इक्विलिब्रियम के बारे में सोचो। तो M1 को गौर से देखो, M1 को गौर से देखो, क्या ऊपर वाला फोर्स और नीचे वाला फोर्स बैलेंस होगा? बोलो बोलो। T1 is equals to T2 plus 6 into 10. So T1 is equals to T2 plus 60. ये इक्वेशन 1 हुआ। इसी तरह फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ M2, M2 का इक्विलिब्रियम देखो। अब M2 पे ध्यान दो, M2 पे ध्यान दो। क्या बोलता है? T2 is equals to M2G है। देखो ध्यान से, T2 equals to M2G है। तो यहाँ हो गया T2 is equals to M2 के लिए 4 into 10 that is 40 न्यूटन। T2 is equals to 40 न्यूटन। अब देखो इस 40 न्यूटन को यहाँ प्लेस कर दो। So from equation 1 से चलिए, क्या T1 is equals to 40 plus 60 100 न्यूटन होगा? तो चीज ऐसे चलना है। अब अगला क्वेश्चन देखो, ध्यान से देखो, देखो ध्यान से। ये एक पुली, इस पुली से दोनों तरफ ब्लॉक्स, ये एक ब्लॉक है M1 है 6 kg का, ये एक दूसरा ब्लॉक है M2 है 4 kg का। बोला गया सिस्टम में बॉडीज का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करो, थ्रेड का टेंशन फाइंड आउट करो। देखते जाओ, क्वेश्चन सुनते जाओ। क्वेश्चन क्या है? फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स, ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन। दूसरा टेंशन इन थ्रेड, जो थ्रेड है उसका टेंशन। और तीसरा फोर्स ऑन सीलिंग, जो ऊपर वाला सीलिंग है उस पे लगने वाला फोर्स का वैल्यू बताना है। बताओ देख के, सिस्टम बताओ, सिस्टम बताओ देख के, इक्विलिब्रियम है या मोशन होगा? मोशन होगा। कौन नीचे जाएगा? कौन नीचे जाएगा? 4 kg ब्लॉक ऊपर जाए। तो चलो ड्रॉ करते हैं डायग्राम। इधर मान ले T लिखे हैं, तो यहाँ T लगेगा, फिर यहाँ भी T लगेगा, ऊपर से भी T लगेगा। नीचे की तरफ M1G, यहाँ नीचे की तरफ M2G। अब तुम जैसे बोल रहा है कि सर ये नीचे जाएगा A एक्सेलरेशन से, तो ये ऊपर जाएगा A एक्सेलरेशन से। और जो यहाँ का टेंशन है उसको एक नाम दे देते, यहाँ का टेंशन का एक नाम देते T1। तो ये सीलिंग पे भी तो T1 लगेगा ना? बोलो बोलो। तो हम लोग के पास 3 वेरिएबल है, एक एक्सेलरेशन A, दूसरा टेंशन T और थर्ड सीलिंग का फोर्स T1। तीनों हम लोग को निकालना है। अच्छा, 3 वेरिएबल निकालने के लिए तुमको कितना इक्वेशन चाहिए? 3 इक्वेशन चाहिए, 3 इक्वेशन। तो देखो एक बार यहां से इक्वेशन बनाएंगे, फिर एक बार यहां से इक्वेशन बनाएंगे, और एक बार यहाँ T1 और T के बीच का रिलेशन निकालेंगे। 3 इक्वेशन बनाने का जगह बताएं? चलो ठीक है, उधर जगह नहीं है। आप क्या करें, इसको नोट करें, फिर हम इधर रफ करके सारा बनाते हैं। हम लोग आज क्वेश्चन ही करेंगे, सब इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। फटाफट नोट करो। और मोशन ऑफ M1, M1 पे देखिए, M1 पे कौन सा फोर्स बड़ा है? M1G बड़ा है कि T बड़ा है? M1G। कैसे पता? कैसे पता? क्योंकि उसी डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रहा है, समझे? ये नीचे जा रहा है ना,
ये नीचे जाने का मतलब है कि ये फोर्स बड़ा है, यहाँ ऊपर जाने का मतलब है टी बड़ा है। तो अगर हम m1 लेते हैं तो हम लिखेंगे m1g माइनस टी इज इक्वल टू m1a। तो m1 का वैल्यू है कितना भाई 660 माइनस टी इज इक्वल टू 6a, इक्वेशन 1। इसी तरह फॉर मोशन ऑफ m2 लो, m2 के लिए है t माइनस m2g इज इक्वल टू m2a। m2 कितना है 4 है, तो t माइनस 40 इज इक्वल टू 4a, ये इक्वेशन 2 है। अच्छा अब आप क्या कीजिए ना, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कीजिए, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड कीजिए। जब आप ऐड कीजिएगा तो t से t कट जाएगा, सही है ना। लिख देते हैं हम यहाँ 60 माइनस टी इज इक्वल टू 6a एंड t माइनस 40 इज इक्वल टू 4a। जब आप दोनों को ऐड करेंगे t कैंसिल, 60 में से 40 गया, 20 इज इक्वल टू 10a, सो a विल बी इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये रहा एक्सेलरेशन, a का वैल्यू 2 मीटर। अब a को चाहे आप इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 कहीं भी लिख लीजिए। नाउ इन इक्वेशन 1, आप इक्वेशन 1 पे ध्यान दें। इक्वेशन 1 पे 60 माइनस टी इज इक्वल टू 6 इंटू 8, 60 माइनस टी इक्वल टू 6a, तो 60 माइनस टी इज इक्वल टू 12 या फिर t इज इक्वल टू 48 न्यूटन। तो टेंशन भी आ गया, एक्सेलरेशन भी आ गया। अब आप पुली पे जाइए, फॉर पुली पे ध्यान दो। क्या लास्ट टाइम आपको बताया गया था पुली पे हमेशा नेट फोर्स 0 होता है, याद है। तो ऊपर की तरफ लग रहा है, देखो ध्यान से T1, और नीचे की तरफ 2T लग रहा है। तो जो T1 है, जो क्लैंप का सीलिंग पे फोर्स है, वो 2 इंटू टी मतलब 48। सो T1 इज इक्वल टू 96 न्यूटन। ये रहा तुम्हारा थर्ड फोर्स। क्या आपको वो लाइन सब समझ में आ रहा है कि पहले हम लोग मोशन को देखेंगे, इक्विलिब्रियम में रहेगा तो नेट फोर्स को 0 करके इक्वेशंस बना लेंगे और सॉल्व करेंगे, और अगर मोशन में रहेगा तो नेट फोर्स इज इक्वल टू ma करके इक्वेशंस बनाएंगे और सॉल्व करेंगे। सही है ना? यस सर। नोट करो फटाफट। यहाँ पे एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक का मास है m1, बाद में m1 का वैल्यू लिखेंगे। यहां से ये ऐसे गया और फिर यहां भी एक ब्लॉक है m2, ये एंगल है थीटा, ऑब्वियसली ये 90 है आपका। थीटा कितना है तो देख लो, हम डाटा लिखते हैं। m1 का वैल्यू आप 6 kg मान लीजिएगा, m2 का वैल्यू सपोज 8 kg आप मान लें, और जो थीटा आपको दिखाई दे रहा है वो 37 डिग्री आप सपोज कर लें। इतना सा मानना, क्या क्या करना है वो समझना। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स, ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन निकालो, टेंशन इन थ्रेड, थ्रेड का टेंशन निकालो, एंड फोर्स ऑफ क्लैंप m2 क्या लिखेगा? ऑन पुली, m2 लिखें 8 kg। ठीक है, तो तुम्हारे पास क्या है, तो फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन निकालना है, टेंशन इन थ्रेड निकालना है, फोर्स ऑफ क्लैंप ऑन पुली निकालना है, और नॉर्मल भी निकालना है, नॉर्मल रिएक्शन। अच्छा बताओ, इस पूरे फिगर में नॉर्मल रिएक्शन किस पे लग रहा है? हाँ वेरी गुड, नॉर्मल रिएक्शन ऑन m1, नॉर्मल रिएक्शन पे निकाल। अच्छा चलो ये सोच के बताओ कि ये जो तुम्हारे पास फिगर है वो मोशन में है या इक्विलिब्रियम में?
मोशन में। मोशन में। देखो भाई m1g नीचे ले लिए, इस m1g का दो कंपोनेंट होगा, ये एंगल थीटा तो ये एंगल थीटा होता है, याद है? इधर वाला कंपोनेंट हो गया m1g cos थीटा और नीचे वाला कंपोनेंट हो गया m1g sin थीटा। क्या इस डायरेक्शन में लग रहा है? नॉर्मल n1। यस सर। अब यहाँ देखो, यहाँ पे एक टेंशन है थ्रेड का T, थ्रेड का टेंशन T। अगर यहाँ बनाना रहेगा तो T इधर, फिर यहाँ बनाना रहेगा तो T इधर, फिर यहाँ होगा तो ऊपर T और नीचे होगा m2g। कौन नीचे जाएगा? कैन यू इमेजिन कि कौन नीचे जाएगा? क्या खुद से तुम पता कर सक रहा है कौन नीचे जाएगा? ये नीचे जाएगा। अगर ये नीचे गया ए एक्सेलरेशन से तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा ऊपर ए एक्सेलरेशन से, सही है? देखिए कोई आज शुरुआत में बोल रहे थे कि किसी फिगर में उनका लास्ट क्लास में प्रॉब्लम था, ध्यान लगाइएगा, आप ही के लिए क्वेश्चन, ध्यान है? यस सर। ठीक है, अब चलो देखो हम लोग इक्वेशंस बनाते हैं। इक्वेशंस देखो, फॉर मोशन ऑफ m1, चलो m1 के लिए सोचो, m1 को लिए t बड़ा कि m1g sin थीटा बड़ा? तो t माइनस m1g sin थीटा इज इक्वल्स टू m1a, सो t माइनस 6 into 10 sin 37 का वैल्यू 3/5 इज इक्वल्स टू 6a, 5 से घटा 2, 6 और 6 36, t minus 36 is equals to 6a, this is equation 1। आगे फॉर मोशन ऑफ m2 का मोशन नीचे की तरफ m2g माइनस t इज इक्वल्स टू m2a, m2 का वैल्यू 8 80 माइनस t इज इक्वल्स टू 8a, दिस इज इक्वेशन 2। अभी देखो 1 और 2 को सॉल्व करने का तरीका क्या है? दोनों को ऐड कर दे तो t कैंसिल हो जाएगा, यस सर। फिर a मिल जाएगा, तो पहले स्टार्ट वहीं से करते हैं। एडिंग इक्वेशन 1 and 2, t minus 36 is equals to 6a and 80 minus t is equals to 8a, t से t कैंसिल, 80 में से 36 गया, 44 is equals to 14a, so a is equals to 44 by 14, 22/7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 22/7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है? यस सर। ये एक्सेलरेशन आ गया। अब चलो इक्वेशन 1 या 2 कहीं भी पुट कर लो। फ्रॉम इक्वेशन 1 को देखो, t minus 36 is equals to 6 into a के जगह पे 22/7, so t will be equals to 36 plus 6 से मल्टीप्लाई 132/7। चल भाई सॉल्व कर लेना, कुछ आ जाएगा, कितना आ जाएगा देखो तो। कितना आ जाएगा? टेंशन का वैल्यू 384/7, 384/7, क्लियर? कितना टेंशन आ गया? तो देखो जी एक्सेलरेशन मिल गया, टेंशन इन थ्रेड मिल गया। अब फोर्स ऑफ क्लैंप ऑन पुली निकालना है, फोर्स ऑफ क्लैंप ऑन पुली। चलो जी यहाँ सोचो, सोचो थोड़ा, कोई बताओ तो क्लैंप का फोर्स कैसे निकालेंगे, थोड़ा सोच के बोलो। आई होप सो इधर वाला हो गया होगा। यस सर। आपको याद है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, याद आया?
तो टेंशन का रिजल्टेंट हो गया रूट अंडर टी स्क्वायर 2t स्क्वायर cos 53 को लिख सकते हैं 3/5। Yes. तो ये कितना हो गया 5 5 10 और 6 16। रिजल्टेंट टेंशन इज रूट अंडर 16t स्क्वायर बाई 5, कहने का मतलब 40/√5। ये रिजल्टेंट टेंशन है, ये रिजल्टेंट टेंशन है। अब सोचो कि रिजल्टेंट टेंशन समझना है आप फिगर ध्यान से। हाँ, ये t है, ये t है, तो ये इधर है रिजल्टेंट टेंशन। क्या समझा? तो इक्वल होगा ना सेम फोर्स exerted by clamp also, clamp on pulley। क्लैंप जो है वो पुली पे सेम फोर्स लगाएगा ताकि पुली को अपनी जगह पे रोक सके। अगर उधर से इतना फोर्स लग रहा है पुली पर, थ्रेड लगा रहा है इतना फोर्स पुली पे, तो क्लैंप को उतना ही लगा के रखेगा ना। क्या ये लाइन समझ में आ रहा है? तो याद रखना सेम फोर्स एक्सर्टेड बाय क्लैंप ऑन पुली इन अपोजिट डायरेक्शन। बस अपोजिट डायरेक्शन मतलब ये रहा टेंशन का रिजल्टेंट, तो ये रहा क्लैंप का फोर्स ऑफ क्लैंप। क्लियर है? अब चलिए एक चीज और है, एक और बताना, नॉर्मल रिएक्शन। वो तो आप देख के बता सकते हैं, बताओ तो नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर है? वेरी गुड। ऑन ब्लॉक m1 आप सीधा लिख सकते हैं नॉर्मल इज इक्वल्स टू m1g cos थीटा। m का वैल्यू है 6, g हो गया 10 और cos 37 का वैल्यू 4/5। 5 से ये 2 48 न्यूटन 48 न्यूटन। इज दिस क्लियर? कहीं कोई डाउट? 53 डिग्री कैसे आया? कौन सा? ये वाला? सर 53 डिग्री। यही ना? अच्छा ये देखो थीटा 37 है, ये 90 है, तो ये 53 नहीं होगा? तो वही वहां भी होगा ना। ठीक है? ये एक ब्लॉक, ये एक दूसरा ब्लॉक, और ऐसे ही मान लो एक तीसरा ब्लॉक। ए ब्लॉक 10 kg, बी ब्लॉक 8 kg, सी ब्लॉक 6 kg। आप इधर से एक फोर्स लगा रहे हैं और ये फोर्स कितना है? फोर्स मान लो 120 न्यूटन का है। तुमसे बोला गया फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन। सेकंड कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन ए एंड बी। थर्ड कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन बी एंड सी। क्या आप इस क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं? जब आप ए को पुश कीजिएगा तो क्या ये तीनों ब्लॉक राइट की तरफ एक्सेलरेट होगा? हम ये कह रहे हैं कि अगर हम लोग इसको 120 न्यूटन से ऐसे पुश करेंगे तो क्या ये तीनों ब्लॉक राइट की तरफ जाएगा? तो तीनों का तो एक ही एक्सेलरेशन होगा ना। तो अब देखो इसके आंसर के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ए का फ्री बॉडी डायग्राम। ये ए ब्लॉक है, लेफ्ट से इस पे लग रहा है फोर्स ऑफ 120 न्यूटन। अब हम एक चीज पूछ रहे हैं, सोच के बताइएगा। ए और बी के बीच यहाँ पे एक कॉन्टैक्ट सरफेस है, तो ए बी को राइट में, वर्ड सुनना बहुत ध्यान से, ए बी को राइट में पुश कर रहा है, तो बी ए को किधर पुश कर रहा है?
लेफ्ट में दिस इज फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, ये फोर्स है ए पे बी के वजह से, सही है। अब देखो क्या ए ब्लॉक पे राइट की तरफ फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन, लेफ्ट की तरफ लग रहा फोर्स एफ ए बी। अगर हम बी ब्लॉक बनाएंगे तो बी ब्लॉक पे राइट की तरफ फोर्स लगेगा ए के कांटेक्ट की वजह से, और राइट से लेफ्ट की तरफ फोर्स लगेगा सी के कांटेक्ट की वजह से, उसका एक्सेलरेशन होगा राइट की तरफ। समझे क्या? इस बी पे लेफ्ट से ए का फोर्स लगेगा और राइट से सी का फोर्स लगेगा, सही है। Yes, sir. और अगर हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम सी का बनाएं तो सी पे केवल एक ही फोर्स लगेगा राइट की तरफ, फोर्स एक्टिंग ऑन सी ड्यू टू बी, और ये राइट की तरफ एक्सेलरेटेड। तो आपके पास तीन इक्वेशन है। पहला इक्वेशन यहां से देखिए, क्या लिखेंगे? F माइनस फोर्स ए बी इज इक्वल्स टू एम ए, F120 माइनस फोर्स ए बी इज इक्वल्स टू 10A। दिस इज इक्वेशन 1। यहां आ जाओ, FBA माइनस FBC इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, FBA माइनस FBC इज इक्वल्स टू 8A। सेकेंड इक्वेशन, और यहां देखो FCB इज इक्वल्स टू MA, FCB is equals to मास कितना? 6A। दिस इज थर्ड इक्वेशन, सही है। चलिए भाई, तीनों इक्वेशन को ऐड कीजिए, तीनों इक्वेशन को ऐड कीजिए। एडिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3, तीनों को ऐड कीजिए। देखिए हम लिखते हैं 120 माइनस फोर्स ए बी इज इक्वल्स टू 10A। दूसरा FBA माइनस फोर्स BC इज इक्वल्स टू 8A। तीसरा FCB इज इक्वल्स टू 6A। चलिए तीनों को ऐड कीजिए। क्या इसके साथ ये कैंसिल, इसके साथ ये कैंसिल हुआ? बोलो बोलो। तो इधर आया 120 और इधर आ रहा है 24A। सो A का वैल्यू आया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए और समझिए आराम से। फ्रॉम इक्वेशन 3 से FCB is equals to 6 into acceleration 5 मतलब 30 न्यूटन। फ्रॉम इक्वेशन 1 से 120 माइनस फोर्स AB इज इक्वल्स टू 10A। तो FAB इज इक्वल्स टू 70 न्यूटन। तो देखो हर क्वेश्चन का आंसर देखो। एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक 5 आया, कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन ए एंड बी कितना आया? बोलो बोलो। कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन ए एंड बी कितना आया? बोलो। 70 न्यूटन। एंड कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन बी एंड सी कितना आया? बोलो बोलो। 30 न्यूटन। क्लियर है? अच्छा, आप जरा गौर करें, यहां का जो कॉन्टैक्ट फोर्स है वो तो न्यूटन्स के थर्ड लॉ को फॉलो कर रहा है ना? यहां भी तो न्यूटन्स का थर्ड लॉ है। तो जरा गौर करना, इन दोनों का रिजल्टेंट 0 होता है, इन दोनों का रिजल्टेंट 0 होता है। पता है यही है नेट फोर्स। आप सीधा सेकेंड लॉ से आप पढ़े हैं, F net इज इक्वल्स टू पूरा मास ऑफ सिस्टम ले लीजिए इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स हो गया 120,
और मास ऑफ सिस्टम में सब मास को ऐड कर दो, 10 प्लस 8 प्लस 6 इज इक्वल टू 8। तो जब आप देखेंगे तो 120 इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा 24A, सो A विल बी इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दो लाइन के अंदर आंसर है, समझे क्या? तो आप चाहेंगे तो इसको भी यूज कर सकते हो। ओके Yes, sir. चलो नोट करो फटाक से। नॉर्मल नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा, ऊपर लगेगा। अगर आपसे हम नॉर्मल पूछ लेते हैं तो आप देखिए ना, हम आपको डायग्राम में दिखाए थे, वैसे ही पूछते रहे। ठीक है, जो जो डाउट है एकदम पूछते रहिए। नॉर्मल यहां लगेगा, ठीक है, नीचे से ऊपर। ये रहा नॉर्मल NA, ये कितने के बराबर होगा? तो mg के बराबर होगा। अगर कोई यहां नॉर्मल पूछ लेता है तो 100 न्यूटन, समझे आप? 10G। अगर यहां कोई नॉर्मल पूछ ले NB, तो इसका मास mb इंटू जी कितना? 80 था ना, तो 80 न्यूटन। ओके, और यहां अगर पूछ ले NC, तो नीचे की तरफ था ना 6 का 60 न्यूटन। क्लियर है? यस सर। सर ए और बी के बीच में भी नॉर्मल लगेगा क्या? नहीं, वो नॉर्मल नहीं है, वो कांटेक्ट फोर्स है, वो नॉर्मल रिएक्शन नहीं है। आप उसको नॉर्मल भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो कांटेक्ट फोर्स को आप नॉर्मल भी कह सकते हैं। जैसे मेरा ये दो फिंगर है, तो इनके बीच का फोर्स कांटेक्ट फोर्स भी है और वो नॉर्मल भी है। ओके यस सर। This angle is supposed to be, suppose 45 degree. This is again 45 degree. So this one is 90 degree. Okay. You have a block M1. यहाँ आपके पास एक पुली है, यहाँ M2 है। M1 is 10 kg, M2 is 18 kg। स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है 100 न्यूटन पर मीटर। तुमसे बोला गया फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ blocks and elongation in spring। आप ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करें और स्प्रिंग का इलोंगेशन फाइंड आउट करें। ठीक है, हम आपको एक क्षण के लिए आपको एक जगह पे रोक के समझाना चाहते हैं। उसको देखिए, कहीं भी जब कोई स्ट्रिंग कनेक्टेड हो स्प्रिंग से, गौर से देखो, एक स्ट्रिंग कनेक्टेड है एक स्प्रिंग से, तो याद रखना स्ट्रिंग का टेंशन और स्प्रिंग का kx हमेशा बराबर होता है। इस जंक्शन पे स्ट्रिंग का टेंशन और स्प्रिंग का kx बराबर होता है। इज दिस क्लियर? Yes, sir. तो यहां देखो भाई, अगर हम टेंशन निकाल दें तो याद रखना कि वो kx के साथ बराबर होगा और वही kx यहां लगेगा, तो kx को t भी लिख सकते हैं आप। ओके, क्या आपको ये बात समझ में आई? Yes, sir. M1G नीचे इस डायरेक्शन में M1G का साइन 45 डिग्री, नीचे की तरफ M1G का cos 45 डिग्री। यहां पे टेंशन T, यहां भी टेंशन T,
ये टेंशन आप देख ही चुके, जो बात हुई है यहाँ पे ऊपर की तरफ T, यहाँ अंदर की तरफ kx एंड सो ऑन। यहाँ पे M2G नीचे इस डायरेक्शन में, फिर M2G का साइन 45 डिग्री इधर और M2G का cos 45 डिग्री इधर। बताओ अपने से सोच के कौन नीचे जाएगा, M1 नीचे जाएगा कि M2 नीचे जाएगा? M2 नीचे जाएगा, तो इधर की तरफ का एक्सेलरेशन a, तो इसका ऊपर जाने का एक्सेलरेशन a। नाउ यू हैव इक्वेशन। अच्छा नॉर्मल लिखना भूल गए, इधर M2 लिख देते हैं और यहाँ पे नॉर्मल N1। ओके, फॉर ब्लॉक M1 के लिए इक्वेशन लिख दे T माइनस M1G sin 45 इज इक्वल टू M1A। क्या बोलता है, सही है? Then T minus 10 into 10 into 1 by root 2 is equals to 10A. So T minus 100 by root 2 is equals to 10A. This is equation 1. For block M2 ब्लॉक लो भाई। M2 ब्लॉक बोलो क्या लिखे इक्वेशन, अपने से बोलो। M2G sin theta minus T equals to M2A. M2G sin 45 degree minus T is equals to M2A. 180 into 1 by root 2 minus T is equals to 18A. दोनों को ऐड करेंगे T कट जाएगा, A मिल जाएगा। बोलो, दोनों को ऐड करेंगे T कट के A मिल जाएगा। Yes sir. और A को किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे तो T मिलेगा। Yes sir. और फिर T को kx से इक्वेट कर देंगे तो x मिलेगा। Yes sir. Yes sir.